बड़ा करना है, कुछ बड़ा नाम करना है, लोग जाने, मतलब उसको डंडा लेके पिटाई भी खाने पड़ती थी। मैं बोला यार मुझे तो कोई जानता नहीं है। चलो, तो स्पोर्ट्स में तब से मेरी रुचि बढ़ी। टारगेट छोटा है तो आपको प्रॉब्लम बड़ी दिखेगी। अभी मुझे सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने कितना बड़ा जान का रिस्क ले लिया। जूट का होता है ना, नारियल के, जी जी। उसको अंदर डाल के सिलाई करके 4 गद्दे से हमने जूडो चालू करा। ताइक्वांडो भी हमने फिर चालू किया, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में सेकंड नंबर हमें ताइक्वांडो अच्छा लगा, मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला। नमस्कार। स्पोर्ट्स मिरर वन के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज के इस अंक में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराना चाहेंगे, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर आधारित आज का हमारा ये एपिसोड है, जिसने मार्शल आर्ट के खेल में न केवल एक बड़ा मुकाम हासिल किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कोच भी रहे। उसके साथ साथ 100 से ज़्यादा, सैकड़ों उन्होंने नेशनल प्लेयर तैयार किए और कई इंटरनेशनल प्लेयर तैयार किए। और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा खेल सम्मान है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, विक्रम अवार्ड, लगभग 10 खिलाड़ी उनके ऐसे हैं जिन्हें विक्रम अवार्ड मिला है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंडर 19 का जो अवार्ड है, एकलव्य अवार्ड, उससे सम्मानित किए गए हैं। यानी लगभग 45 साल या 1982 से ले तो उन्होंने एक परंपरा शुरू की भोपाल शहर में और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू किया, और तब से लेकर ये अनवरत आज भी जारी है। एक ऐसा नाम जिसे बहुत ही सम्मान के साथ मार्शल आर्ट के क्षेत्र में न केवल झीलों के शहर भोपाल में लिया जाता है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश में उनकी ख्याति है। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे कोच के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, जो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो आज का अंक है इंटरनेशनल जूडो, इंटरनेशनल ताइक्वांडो के कोच और NIS कोच श्री सुरेश श्रीवास्तव जी से। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बहुत नमस्ते, धन्यवाद आप सभी का। सुरेश जी, एक छोटी सी जगह से आप आते हैं, मध्य प्रदेश का वो जो स्थान है वो है शुजालपुर। हालांकि वहां से ऐसा अभी सुनने में तो नहीं आया कि कोई बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन वहां से निकले हों या कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट वहां से हुआ हो। तो शुजालपुर से चलकर मध्य प्रदेश के भोपाल में आना, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना, एक बहुत अच्छी आपकी जर्नी रही है। और शुरुआत से हम जानना चाहेंगे कि इस मार्शल आर्ट के खेल की तरफ आपका जुड़ाव कैसे हुआ, स्पोर्ट्स में कैसे आए? स्पोर्ट्स तो क्या था, हम पढ़ने में कमजोर थे जी। ज्यादा उतना नहीं था, और घर की पारिवारिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि कोई बड़े ड्रीम लेके कि वही बड़ा कोई पढ़ाई करना है, बस नॉर्मल BA कर लो, BCom कर लो, यही पढ़ाई का था। और पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली वगैरह होती थी, तो कोई आजकल जैसे पेरेंट्स बच्चे पे ध्यान देते हैं कि पढ़ाई पे करो और कुछ बड़ा करना है या इतने % नंबर लाना है, और आजकल बहुत सारा ऑप्शन है। पहले यही था कि आप ग्रेजुएशन कर लो, नौकरी, BA कर लो, BCom कर लो, तो बाबू बन जाओ, टीचर बन जाओ, या पटवारी बन जाओ, या छोटे मोटे बात। इससे बड़ा जो था वो 1-2 फैमिली ही करती थी कि कोई IAS IPS बनना है या कोई बड़ा होना, बड़ा या सपना ज्यादा है कि रेलवे में जॉब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, या बैंक, उसके लिए लोग तैयारी करते हैं। लेकिन मेरा बचपन से ही था। एक जो होता क्या है दामोदर जी की, जीवन में 2 चीज होती है, जैसे मोबाइल में 2 चिप होती है ना, ऐसे ही एक जो होता है ईश्वर आपकी बचपन में सोच डाल देता है दिमाग में कि आपका ध्यान सब कुछ उधर ही जाता है, आपको जो अच्छा लगता है। और एक चीज होता है बाद में संगति के कारण बदलता रहता है। तो जो मेरा ईश्वर ने सुबह शुरू से जो दिया था, तो एक तो सबसे अच्छा ये था कि लाइफ में मैं कुछ करना चाहता था। ये था कि कुछ करना है, मतलब बड़ा करना है, कुछ बड़ा नाम करना है, लोग जाने, मतलब उसको। तो उसमें एक ही माध्यम था कि स्पोर्ट्स एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे लोग के नाम के पीछे लग जाता था कि भैया दामोदर जी है तो बास्केटबॉल प्लेयर है, ठीक है। या ऐसे हमारे सुजालपुर में एक राजन नायडू थे जो फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे। वो यदि उनको प्रॉपर वे मिलती सुविधा तो वो इंडिया टीम को भी प्रेजेंट कर सकते, इतना टैलेंटेड थे वो। तो वो जब होते थे तो राजन नायडू को बोले फुटबॉल वाले, तो उनको सब जानने लग गए। मैं बोला यार मुझे तो कोई जानता नहीं है। चलो, तो स्पोर्ट्स में तब से मेरी रुचि बढ़ी। और सुजालपुर में हमने जो थोड़ा बहुत बेसिक चीजें होती थी, शाम को जरूर खेलने जाते थे, घर में रहते नहीं थे। 5 से 8 के कई बार पापा तैयार हो जाते थे कि जैसे आते थे तो डंडा लेके पिटाई भी खाने पड़ती थी।
तो लेकिन मैं रुकता नहीं था। जी। कई बार दरवाजा भी लगाते थे तो मैं खिड़की से कूद के भाग के चले जाता था। पर शाम को खेलने जरूर जाना है, तो जैसा भी जो मिलता था वहाँ पे सुविधाएं जो थी उसके, तो वहाँ से खेला। बाद में जब मेरा एक पेपर खराब हुआ, पहले क्या होता था 11th के बाद कॉलेज चालू होता था, 12th। जी जी। तो मैं 12th में जब गया तो वहाँ पे मेरा एक अंग्रेजी का पेपर था, वो बिगड़ गया। तो मैं बोला अब तो घर में डांट पड़ेगी, पिटाई भी होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, अपन तो पास हो नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे संगति का असर जो होता है ना, एक मेरे थे निगम भाई साहब, रेलवे में थे वो, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि तुम ITI कर लो कर, तो भोपाल में। तो मैं जब भोपाल में आया, तो जब भोपाल में मैं 12 अप्रैल को जो ITI चौराहा है गोविंदपुरा का, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था बाहर, कुछ फाइल थी स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट वगैरह, और ITI की इंटरव्यू वगैरह देके बाहर खड़ा था। तो जब मैंने देखा कि BHL के बहुत सारे लोग निकले, लंच हुआ था शायद उस बार BHL फैक्ट्री के, हाँ ये रायसन रोड पे बहुत सारे लोग निकले एकदम, वो सब स्कूटर, बजाज और लैम्ब्रेट और ये वो। उस टाइम पे 77 की बात है। तो हमारे यहाँ सुजालपुर में जो बड़े लोग होते थे, बिजनेसमैन या बड़े कॉलेज के, उन्हीं के पास 2-4 लोग के पास स्कूटर या कारें हुआ करती थी। मैं बोला ये तो सब पैसे वाले लोग हैं यहाँ पे। फिर मैंने देखा उसको, तो मुझे एक बचपन से मैं ड्रीम था मेरा, मैं विजुलाइज करता था कि यार अपन जहाँ रहते हैं वो इतनी अच्छी जगह नहीं है, इतनी कोई रोड ठीक नहीं है, लाइट ठीक नहीं है, पक्का कुछ सीमेंटेड ऐसा कुछ था नहीं। तो एक दिमाग में एक ढांचा बना हुआ था कि ऐसी चीज होना चाहिए, कॉलोनी जहाँ पे पूरे क्लब्स हो, प्रॉपर मार्केट हो, रोड हो और सब सुविधाएं हो खेलने की सब। तो जब मैंने BHL की टाउनशिप देखी जी, क्योंकि मैं जब ITI में आया तो मैंने फिर घर से पैसे मंगवाता नहीं था, इतने पापा का ऐसा बहुत बड़ा जॉब नहीं था जी, तो खर्च चलाने के लिए मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू किया था। तो उसी दौरान मुझे जब BHL में मैं ट्यूशन पढ़ा के जब देखा था, मेरे को जब यहाँ का टाउनशिप दिखा कि यहाँ पे जब बहुत सारे क्लब है, बहुत अच्छे अच्छे, सीनियर क्लब था, आटा क्लब था, टास्क क्लब था और आगा क्लब ये सब, और स्पोर्ट्स क्लब था। तो हम बोला ये तो सब सुविधाएं यहाँ तो खेलने की। बाद में देखा कि और भी चीजें, तो मुझे लगा कि जो मेरा ड्रीम था, जो मुझे चाहिए था, वो सब कुछ यहाँ पर है। तब मैंने उस दिन ठान लिया था कि चाहे दुनिया पलट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे रहना तो इसी टाउनशिप में नहीं है। फिर माता जी से मैंने आशीर्वाद लेने पहुंच गया, कालीबाड़ी मंदिर, वहां तक बोला मेरे को यही कुछ करो। तो लकीली मेरा BHL में जब वो इंटरव्यू था तो एक लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो जब सेकंड लिस्ट आई तो मैंने माता जी से आशीर्वाद लेने गया, तो चमत्कार हुआ, माता जी का आशीर्वाद मिला जो कालीबाड़ी वाली मंदिर है, और सुबह मेरा BHL में अप्रेंटिस के लिए सिलेक्शन हो गया। वहां से मेरे ड्रीम पूरा होना चालू हुए। शुरुआत में बहुत मुश्किल थी। एक बार मेरा दोस्त था, वो भी साथ में, हम एक ही रूम में रहते थे छोटे से। एक साइकिल थी, पापा ने साइकिल दिलवा दी थी, उस साइकिल से मैंने सफर चालू किया, और एक 10 बाय 10 के रूम में हम 2 लोग रहते थे। तो मैं काफी मतलब कुछ करना था दिमाग में होता, तो मैं कभी ये स्काउट सीखने जाता था, कहीं NCC में, कहीं स्पोर्ट्स में, एक्टिविटी में, कहीं समाज में, हमारा चित्रगुप्त समाज में, तो ऐसे में जाता था साइकिल से। तो मेरा जो पार्टनर था, तो वहाँ मेरे पिताजी को चिट्ठी लिख दी उसने कि आपका बेटा तो हमारा हो गया है, ये पता नहीं सुबह कहाँ जाता है। तो वो अप्रेंटिस में थे, वो भी था, मैं भी BHL। बोला ये तो पता नहीं कहाँ जाता है, सुबह से लगा के और रात को 10-11 बजे आता है, क्या क्या करता है, आप इसको अलग कर दो, मतलब हम अलग अलग रहेंगे, आप करो। मेरे पिताजी परेशान हो गए, लड़का पता नहीं क्या कर रहा है। मैं बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ। बाद में पता पड़ा कि मेरा दोस्त जो था, उसकी सोच थोड़ी संकुचित थी, उसको यही था कि बस दाल रोटी खाओ करो, और कुछ कोई मतलब एक्टिविटी नहीं है, अपना ट्रेनिंग करा घर में इतना। तो एक दिन आया तो वो अपना सामान अलग, मेरा सामान अलग। तो मैं बोला क्या हुआ, बोला भाई आज से अपना अलग अलग। बोला ठीक कोई बात नहीं। तो मैं जुनून था, जोश था, मैंने सब करके मैंने अपने लिए तलाश करी। तो एक ज्योति नर्सिंग स्कूल था पिपलानी में, जो आजकल गांधी मार्केट के पीछे मसाला केंद्र हो गया। वो छोटा सा स्कूल था, उसमें भी एक वो हमारे थोड़े पहचान के थे। तो मैंने बोला कि मुझे रहने के लिए, तो उनको भी एक चौकीदार की जरूरत थी। अच्छा। कि रात में कोई यहाँ पे रुक जाए तो अपना सामान देख लेगा, तो मुझे रहने की जगह जरूरत थी। तो एक छोटा सा रूम था, उसमें टाट पट्टी और टूटा जो सामान होता था, कंडम सामान, वो एक तरफ पड़ा हुआ था। बोल भैया ये जगह है हमारे पास। तो वहां पे हमने
रहने की व्यवस्था करी अपनी। छोटा सा अपना स्टोव था, एक साइकिल थी, छोटा मोटा सामान था, खुद का खाना बनाना पड़ता था। लेकिन बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि जब आपके टारगेट बड़े हैं तो प्रॉब्लम नहीं दिखती है, और आपकी टारगेट छोटा है तो आपको प्रॉब्लम बड़ी दिखेगी। शादी के कार्ड बांटने हैं, ड्रॉप जोन है ना, घर से टिफिन मंगवाना है, ड्रॉप जोन है ना। जुनून था कुछ करना है। पंचमढ़ी स्काउट गाइड पे कोच साहब आ गए हमारे, बंगाली कोच थे, BHL एम्प्लॉय। उन्होंने मेरे को स्काउट गाइड में लेके जाने लगे, तो रोवर्स में हमने चालू किया। पिपलानी में ऑफिस था, तो हम लोग समाज सेवा करते हैं, और कोई भी काम होता है एक्टिविटीज तो हम पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें मैंने जी जान से करा, साइकिल से। तो जम्बूरी हुआ करती थी बहुत बड़ी, वो हुआ था बुद्ध गया बिहार में, वहाँ पे हम गए। भोपाल में यहाँ पे हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो फिर उसमें एक था कि आप कुछ एक्टिविटीज करते हैं और कुछ कोर्सेज करते हैं तो आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल सकता है। तो मेरे को एक ड्रीम था, जब मैं वहां से जाया तो मेरे ड्रीम बढ़ते गए। तो मैंने एक बार पेपर में आता है ना कि मैंने पढ़ा कि 26 जनवरी पे जो बच्चे होते हैं टैलेंटेड या कोई बहादुरी का काम करते हैं, उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है। तो मैं बोला यार अपन भी कुछ ऐसा चमत्कार कर दें, कोई है जो चोर वोर पकड़ ले, डकैत पकड़ना पार ले, या कोई कुछ ऐसा बहादुरी का काम हो जाए तो अपने को अवार्ड मिले। पर वो मुंगेरी लाल के सपने थे कि वो पॉसिबल नहीं था, पर था दिमाग में कि कुछ करना है यार। तो जब ईश्वर भी आपको मदद तभी करता है जब आप विजुअलाइज करते हैं, कुछ सोचते हैं। तो मुझे फिर ये मौका मिला कि उन्होंने बताया कोच साहब ने कि सरनेम कोच था उनका, तो बोले आप यार ऐसा करेंगे तो आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है और आपको को तैयारी करना है। और चलो, बस मेरे तो दिमाग में वही था। फिर हम होशंगाबाद तक पैदल गए, समाज सेवा करी, फिर मोटरसाइकिल से पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमे आए, गोवा वगैरह सब जगह गए। फिर एक नर्मदा में टूर किया हमने बोटिंग का। तो मेरी 22-23 साल की उम्र थी, तैरना आता नहीं था, और वहाँ पे वही जा सकता था जिसको स्विमिंग आती थी। फॉर्म फिलअप करवाया, तो रोवर्स का था, तो मैंने भी लिख दिया भाई मुझे भी स्विमिंग आती है, और मैं भी चले गए। हमको माहेश्वर से लगा के खंबात की खाड़ी तक जाना था। चले तो गए, वहाँ पे लकड़ी की चप्पू की नाव थी। अब कुछ आइडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो बस हम थोड़ी दूरी आगे गए नर्मदा नदी में, माहेश्वर से आगे। तो वहाँ पे वो जो मछली पकड़ने वाले थे उन्होंने रोका, बोले क्या, बोला कहाँ जा रहे हो भैया? बोला हमें तो नर्मदा का वो करना है, परिक्रमा वहां तक जाना है। इसी से जाओ? बोला बस इसके बाद नहीं जा पाऊंगा। क्यों? बोला आगे इतनी तेज बहाव है नर्मदा का कि आपकी नाव कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। लकड़ी की नाव है तो ये तो पत्थरों से टकराएगी तो चकनाचूर हो जाएगी। अरे भैया क्या करा, हमने उठाया उसको, नाव को, फिर दूर ले आके, फिर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आई उस टाइम पे। अभी मुझे सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने कितना बड़ा जान का रिस्क ले लिया। आगे गए तो आदिवासी लोग मिले जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं था। पहली बार हमने उनको चाय बना के पिलाई थी, और पहली बार उन्होंने रेडियो सुना था। ऐसे कई हाथ से वहां से होते होते हम लोग पहुंचे, तो कुछ लोग छोड़ के भाग गए, कुछ ही लोग बचे हम लोग, जब तक हमने उसको पूरा करा वहां पे। उसके बाद फिर 1982 में मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला, जबकि नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा सर्टिफिकेट मेरे को प्रदान किया वहां से। तो मेरा एक ड्रीम वहां से पूरा चालू हुआ। हाँ, दूसरा फिर है जो एडवेंचर लाइफ बहुत करी, स्काउट गाइड के थ्रू, फिर है जो NCC वगैरह और इन सब में हमने पार्टिसिपेट किया, और पंचमढ़ी वगैरह जाते रहते थे। पर ये सब चलता रहा, फिर दिमाग में आया जूडो का। एडवेंचर से रिलेटेड था कि कुछ करना है, तो जूडो सीखना चालू किया बरखेड़ी में। नहीं, बरखेड़ा में एक सेंटर चालू हुआ था, सुखविंदर सिंह गिल सर थे हमारे कोच साहब। तब काफी लोग थे उसमें, वहां से मेरी संगत भी चेंज हुई, क्योंकि वहाँ जो बच्चे सीखने आते हैं तो वो सब कोई GM का बच्चा, DGM के बच्चे, और उस टाइम के अच्छे अच्छे लोग थे। तो उनसे मेरी यारी दोस्ती हुई, और मैं उनके साथ रह मेरे सपने और बड़े होने लगे। तो मैंने ट्रेनिंग के साथ साथ वो भी किया, समाज सेवा भी करता था, सब करके फिर ईश्वर की कृपा हुई, BHL में मेरा जॉब भी लग गया। तो तब क्या होता कि जब मैं अकेला था, डाइट की प्रॉब्लम थी, खुद ही खाना बनाना था, खाना वाना कुछ मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी होटल में, कभी कहाँ। तो उतना अच्छे खिलाड़ी हम बन नहीं पाए। और पहले क्या होता था कि टूर्नामेंट भी कम होते थे, बहुत कम जूडो के, और एसोसिएशन के झगड़े टंटे चलते थे, तो कुछ मौका नहीं मिला। एक नेशनल ही खेल पाया जूडो में, दिल्ली में हुआ था, बाकी एक ऑल इंडिया वगैरह हुआ। तो मैं बोला चलो मैं कुछ नहीं बन पाया तो ठीक है, अब अपन आने वाले बच्चे, दूसरे बच्चे हैं जो उन लोग के लिए कुछ करते हैं। उसी टाइम पे लकीली क्या हुआ कि जो गिल साहब थे हमारे कोच, वो चले गए बॉम्बे, उनका जो जॉब लग गया था, अब कोई था नहीं कोच। तो फिर मैं बोला अपन ही
चालू करें। तब फिर मैंने ज्योति यूनिवर्सिटी में चालू करा, ज़्यादा कुछ आता नहीं था। फिर 1982 में जो इंडिया के टॉप कोच थे जूडो के, राजीव बस, जिन्होंने जूडो के ऊपर पहली बार बुक लिखी थी, उनसे मैंने फिर गर्मियों के टाइम पे वहाँ पे जाता, 2-3 महीने वहाँ रहा मैं। दिन में कहीं पे काम करता था और रात को सुबह शाम में जूडो सीखता था। और किसी के घर पे ऐसे ही सोने की जगह मिल गई बरामदे में, आर के पुरम का। तो ऐसे वहाँ से मेरा चालू हुआ। आके फिर हम लोग कंट्रीज करते रहे और हमारी पहली बैच के जो बच्चे थे, जिसमें राजेश यादव, विक्रम वाणी, विक्रम बबीता वाणी, शौकत एसपी, अहमद अली, सब नेशनल लेवल के मेडलिस्ट बने। और तब हमारे पास शुरू में कोई सुविधा ही नहीं थी, लेकिन वहाँ से फिर ये हमला जूडो कन्वर्ट हुआ, जूडो चालू हुआ वहाँ पे। तो दर्शकों, एक छोटी सी जगह से निकलकर कैसे कोई व्यक्ति आगे निकल सकता है और सपने आपके कब पूरा होते हैं, ये सुरेश जी ने बताया कि जो उन्होंने सपना देखा था कि राष्ट्रपति जी के हाथों कोई अवार्ड लेना है, तो उसके लिए क्या काम करने पड़ते हैं। उन्हें बिल्कुल एक आइडिया नहीं था, बस एक लक्ष्य था कि राष्ट्रपति जी के पास पहुंचना है अवार्ड लेने के लिए। और उसके लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, जैसा उन्होंने बताया कि बिल्कुल अपना जान का जो जोखिम था वो भी ले लिया था। क्योंकि जब आप यंग एज में होते हैं, जब आप एक ऐसी उम्र में होते हैं जहाँ केवल आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता, आप खुद ब खुद आगे रास्ता बनाते हैं, तो बहुत जोश आपके अंदर रहता है। और होश आता है तब आपको, जब एक उम्र में पहुंच जाते हैं, आप समझने लगते हैं कि कहाँ पर जोखिम है, कहाँ पर नहीं है। तो एक कहानी है सुरेश श्रीवास्तव जी की, जो और आगे बढ़ेगी तो और भी दिलचस्प बातें सामने आएगी। सुरेश जी, ये तो बात हुई आप निकल कर आए और चालू किया है जूडो। निगम जी ने आपसे कहा कि आप भोपाल जाइए। तो वो जो समय था, आपके जो परिवार में जो लोग थे, पेरेंट्स थे, मदर फादर थे, भाई बहन थे, उन्होंने क्या कहा कि एक पेपर बिगड़ गया तो इतना बड़ा ये क्या नहीं, काम करने वाले हो, तो यहाँ भोपाल वो बाद आना। में फिर जब मैं भोपाल आ गया, जी, तो उस टाइम उनसे पूछ लकीली कर आए थे कि वैसे ही मैं आ उस बार पास भी हो गया था। गए? जी। मैं सोचा पास नहीं होगा, लेकिन मैं 12 पास भी हो गया था। फिर बाद में आके मैंने कंटिन्यूस पढ़ाई करी और प्राइवेट किया मैंने हमीदिया कॉलेज में, जिसमें हमारे जो सांसद थे आलोक संजय जी, दीपक जोशी जी, इनके साथ में हमने हमीदिया कॉलेज से मतलब पढ़ाई करी और फिर उन लोग के साथ में मेरी इन्वॉल्वमेंट हुआ। और लकीली फिर मैं जो हमारे जो समाज के होता दायरा, उसमें मैंने सामाजिक काम भी चालू किया, तो वहाँ से मेरी जान पहचान और बनने लगी। और उस टाइम पे मेरे पास, जब मैं ज्योति इंडस्ट्रियल स्कूल में रहता था, तो मैंने पार्ट टाइम कुछ कुछ करता रहता था, क्योंकि बीएचएल की अप्रेंटिस में 4-5 रुपए मिलता था, तो उसमें खर्च नहीं चलता, तो मैं बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा के और कहीं ना कहीं पार्ट टाइम कुछ काम भी करता था। उसी दौरान फिर जो मेरे प्रलय श्रीवास्तव से मेरी मुलाकात हुई, जो कि अभी रिटायर्ड हुए, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से। उन्होंने फिर उनके थ्रू हम लोग कायस का बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था। फिर वहीं से मेरी सब सुभाष सक्सेना जी, जो बहुत अच्छे रेडियो पे वो आते थे, उनका नाम था, प्रोग्राम आता था हरियाली और खुशहाली। जी, जी। तो जब मैं कुछ जूडो वूडो करने लगा, थोड़ा लाभ लोग जानने लगे, तो उन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू लिया था रेडियो पे। और वहाँ पे वो अपनी पसंद का एक गाना भी था, तो मेरा एक पसंद का गाना था, तो मेरे से पूछा तो मैंने एक ही गाना गाया था जो मैं बार बार सुनता था, कि रुक जाना नहीं कहीं तू हार के। रात को 9 बजे आता था प्रोग्राम हरियाणा। वहां से फिर है जो आर्टिकल्स वगैरह पेपर में, बच्चे जब मैंने कोचिंग चालू करी, तो शुरुआत के दौर में हमारे पास कुछ भी नहीं था, हॉल भी नहीं था, एक ऐसी छोटी सी जगह थी 2-3 यूनिवर्सिटी, वहां से मैं चालू किया था। मेरा पहला बैच जो था 1982 में। उसके बाद में फिर जगह वो भी चली गई थी, तो पिपलानी में ग्राउंड था, ओपन में हम लोग करते थे। बाद में धीरे धीरे फिर आटा क्लब में थोड़ा जगह दिया, तो गद्दे नहीं थे, तो फिर मैंने कुछ, मेरे पास 2000 रुपये था, तो 2000 रुपये के फिर मैंने 4 गद्दे बनवाए थे जूट के, रेलवे स्टेशन के वहाँ पे स्पोर्ट्स का सेंटर था, तो पहले जूट का होता है ना, नारियल के, उसको अंदर डाल के सिलाई करके 4 गद्दे से हमने जूडो चालू करा। और धीरे धीरे फिर सुविधाएं मिली, कुछ गद्दे ठीक करे। और शुरू में बहुत टफ था, क्योंकि जब तक आपका कोई खेल संघ में और ऊपर कोई माँ बाप नहीं हो या कोई सपोर्टर नहीं हो, तो बहुत स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, तो कोई माइकला रोक ही नहीं सकता है। जब मैंने बोला अपने आप को सक्षम बनाओ, तो हमने अपनी लाइन बड़ी करी, हमने अपने खिलाड़ी तैयार करी कि हमारे बगैर टीम नहीं जाएगी। तो फिर हमारे धीरे धीरे बच्चे जीतने लगे, जिसमें फिर विक्रम अवार्ड मिलने लगा, सब कुछ हुआ। और उसी के चलते चलते फिर मुझे
विश्वामित्र अवार्ड मिला, मुकेश नाथ जी के टाइम पे था। और उसी से चलते हुए जब मेरे खिलाड़ी जीतने लगे, इंडिया लेवल पर बाहर भी खेलने लगे, तो फिर मुझे भारतीय जूडो टीम का 2003 से 2005 तक कोच बनाया गया, महिला टीम का। और हम लोग कोरिया वगैरह टीम लेके गए, जेजू वगैरह, राजीव गांधी जूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट, वहाँ भी मेडल उन्होंने जीते करके। तो ये सब कुछ चलता रहा जर्नी। और अभी जो हमारा है, अभी भी सेंटर हमारा 40-45 साल से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और अभी जो वहाँ पे हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, तो मैं उतना समय तो नहीं दे पाता, ड्यू टू एज फैक्टर भी है और मेरे और भी चीज़ें हैं। और हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन, थर्ड जनरेशन अभी हमारा कोचिंग का दायित्व तो रहती है, कंट्रोल हमारा रहता है, मेन कोच हम ही रहते हैं, पर वो लोग अब संभाल रहे। तो हम चाह रहे हैं इसको निरंतर चलते ही रहेगा। और हजारों, मतलब पता नहीं मुझे कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को मिलते हैं तो मैं नहीं पहचानता, वो मुझे पहचान लेते हैं। तो बोलते सर मैं तब आया था, और बड़ी बड़ी पोस्टर पे यहाँ तक कि कोई यूएसए में है, कोई कहाँ है, तो फेसबुक का आजकल माध्यम से मिल जाते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से वो ढूंढ लेते हैं करके, तो या शादी का कार्ड देने आते हैं तब पता पड़ता है कि भैया इसकी तो बड़ा हो गया, छोटा था। तो जो पहले वाला बेचा हमारा, जो 12 साल 13 साल के बच्चे थे, आज वो उनके बच्चे 25 साल के हो गए। मतलब हमारे, और पूरा हमारा जो, मैंने खाली जूडो नहीं सिखाया, हमारे हमने एक तो उनको ऐसा कल्चर दिया कि जो भी जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं आज, पूरा ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स में स्पिरिट के साथ कर रहे हैं। खेल संघ भी चला रहे हैं, तो वो भी स्पोर्ट्स पर मतलब वो कर रहे हैं। उनको पता है कि हम लोग शिक्षा, हमने कभी उनको गलत काम बताया ही नहीं करना है, ये है। तो उसके करते बड़ा सुकून मिलता है कि जब मैं देखता हूँ, और वो लोग भी मुझे उतना ही चाहते हैं। आज हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है कि रात को 2 बजे भी कोई मुसीबत आती है तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करने चले जाते हैं। कोई भी त्योहार होता है, चाहे हिंदू का त्योहार है, चाहे मुस्लिम का त्योहार है, हिंदू मुस्लिम सब लोग, हम लोग सभी जाति धर्म का कभी दिमाग में किसी को ऐसे बात नहीं आने दी। तो सभी अभी भी मिलके चलाते हैं, और सब मिलके त्योहार भी मनाते हैं। पहले अलग होता था, पहले जब होली का टाइम आता था तो साइकिल से पूरे बच्चे हम 30-40 सबके घर घर जाते थे। अभी समय थोड़ा सा चेंज हो गया है, आजकल वो दिया। तो ये सब जर्नी है जूडो की। और ताइक्वांडो भी हमने फिर चालू किया, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में सेकंड नंबर हमें ताइक्वांडो अच्छा लगा। तो पहले ताइक्वांडो का खेल संघ खंडवा में था, तो वहाँ पे कोई उतना उनको सपोर्ट नहीं था, तो उनको मैं भोपाल लेके आया, और यहाँ पे हमने फिर पहला स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप अपना टीटी, अपने बीएचएल का जो बास्केटबॉल है वहाँ पे करा, फिर वहाँ पे नेशनल करवाए, 4-5 टूर्नामेंट हम वहाँ पे करवाए। Eyebrow toner powder, eyebrow hair shampoo, eyebrow onion hair oil, ये मेरे लिए भी लेके उसका eyebrow charcoal face wash, eyebrow द वर्ड ऑफ Aldi Cosmetics. तो जूडो से निकलकर ताइक्वांडो की तरफ आना, और ताइक्वांडो में जो पहले इंटरनेशनल प्लेयर आपके बने, बबीता कठेत और वाणी स्वामी, ये पहले इंटरनेशनल प्लेयर आपके बने एशियन पूरे इंडिया से जो पहली बार ही कोई टीम बाहर गई थी, जी जी नेपाल काठमांडू में, और एशियन चैंपियनशिप था वहाँ पर। जब लड़कियां उतनी ज्यादा होती नहीं थी, तो वहाँ पे भी ये दोनों सिलेक्ट हुई, जबकि ये दोनों जूडो प्लेयर थे बेसिकली। पर साथ में हम लोग, क्या होता है कि थोड़ा सा मिक्स करके चलते थे, एक दूसरे बहन भाई है तो ये भी कर लो भैया, वो भी साथ में। हम लोग मार्शल आर्ट्स मतलब उसमें सब कुछ होता था। तो हमारा मेन शुरुआत में सेल्फ डिफेंस का था। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे खिलाड़ी बड़े बड़े चैंपियन बनेंगे या कुछ होगा, तो आपने खुद की सुरक्षा कर ले, तो उसके हिसाब से हमने चालू किया था। तो लकीली अच्छा परफॉर्मेंस दिया हम लोगों ने, और बाद में बबीता ने तो फिर कई मेडल भी जीते, वाणी और इन लोगों ने नेशनल लेवल पे। फिर संदीप वगैरह है, अनिल सिंगे वाले, इन लोगों ने नेशनल में मेडल जीते। और अनिल ने तो कई ऐसे खिलाड़ी थे नेपाल के अंदर जो कोरिया से ट्रेनिंग होके आए थे, उनको भी इन्होंने मतलब हराया। उस टाइम पे यदि हमें अच्छी सुविधाएं मिल जाती जो आज मिल रही है, तो बहुत आगे जाते हैं। अभी तो तुलना करते हैं, अच्छी बात है, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि
पहले क्या था कि हर मोहल्ले में छोटे छोटे क्लब हुआ करते थे, हर शहर में छोटे छोटे क्लब होते थे, तो वहां से बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे और उनमें से निकल के आते थे। तो जो संख्या है पॉपुलेशन खेलने वाले बच्चे वो पहले ज्यादा थी और अभी कम हो गए। और आजकल क्या बच्चा रात को सोता है 2 बजे, 12-1 बजे तक टीवी और ये सब देखता है, सुबह 11 बजे उठेगा सो के। वो खेलने भी जाएगा तो वो आजकल नया सिस्टम आ गया टर्फ वाला, छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड है, उसी में 6-6 इधर होके वो खेले जाते हैं। और मेरा बेटा भी जाता है तो इससे मुझे पता है। तो ये सब चीजें चेंज होती जा रही है और सुविधाएं तो गवर्नमेंट ने, जैसे अपने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट है, साई का है, बहुत सारी चीजें आ गई, नई टेक्नोलॉजी भी आ गई और मेडल भी पहले से भी ओलंपिक में भी बढ़ गए हमारे, सब जगह आने लगे। और क्या होता है यदि कोई एक गेम में कोई एक आध बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत जाता है तो वो फिर वो गेम पूरे इंडिया में डेवलप पॉपुलर हो जाता है। आपने देखा बॉक्सिंग पहले कोई नहीं जानता था, जी टीटी नगर स्टेडियम में भी पहले बॉक्सिंग नहीं होता, हम लोग जूडो में ही मेडल जीत के लाते जी नेशनल गेम में, अधिकतर सबसे नंबर 1 पे जूडो ही हमारा होता था। बाद में क्या हुआ जब मैरी कॉम ने मेडल जीतना चालू किया इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बाद एकदम पूरे इंडिया में महिलाओं भी पार्टिसिपेट करने लग गई और ज्यादा हुआ। शूटिंग में भी वही हुआ, आपका जो भी गेम डेवलप हुआ वो ये कि पहले 1-2 खिलाड़ी ने मेडल जीत दिया तो उसके बाद लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जब वो कर सकता था मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद में रेसलिंग में भी ऐसे ही हुआ कि पहले इंटरनेशनल में बहुत कम एकाध कोई ब्रॉन्ज मेडल आ गया था बहुत साल पहले, लेकिन बाद में जब अपने खिलाड़ी सुशील और इन लोगों ने जीतना चालू किया तो अभी हर जगह जीत रहे हैं हम लोग करके। तो ये है कि आपको यदि कोई गेम को डेवलप करना है तो उसमें है जो लोग एक्चुअल है उनके साथ मीटिंग करके, गवर्नमेंट हो चाहे सब हो, बैठ के प्लान करना चाहिए कि उनको भी नहीं पता है कि क्या होता है नीचे लेवल पे क्या होता है। तो मेरा तो यही मानना है कि जब मैं बीएचएल में था तो हर मोहल्ले में शाम को एक क्लब होता था, पिपलानी का क्लब था रामलीला मैदान के वहाँ पे, बास्केटबॉल का क्लब था, बास्केटबॉल होता था। और खास तौर पे जो योगदान मध्य प्रदेश का हुआ उसमें बीएचएल स्पोर्ट्स क्लब का सबसे बड़ा योगदान है। जब भी टीम जाती जहाँ की 80% बच्चे बीएचएल स्पोर्ट्स क्लब के थे, जिसमें मैं पुरी साहब का नाम लेना जरूर चाहूंगा, भारद्वाज साहब है, पुरी साहब है, इन लोग के अथक प्रयास और मेहनत से और भी जो लोग थे साथ में तो काफी उन्होंने डेवलप किया था। और एक समय तो ऐसा आ गया था कि इंडिया का टॉप सेंटर में से बीएचएल का नाम होने लगा था, साई के कोचेस आ गए थे सब वहाँ पे और साई सेंटर बन गया था और आगे और भी प्लानिंग हो रही थी, हॉस्टल खोलने तक का था यहाँ पे। लेकिन बीएचएल में है थोड़ा सा चेंजेस होते रहते हैं, तो भारद्वाज साहब के बाद जैसे थोड़ा सा चेंजेस हुआ, फिर जो बीएचएल का क्लब था वो भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही या मैनेजमेंट ने थोड़ा सपोर्ट करना बंद किया, तो धीरे धीरे इतनी अच्छी सुंदर जगह है, सब कुछ है, उसको वापस डेवलप करने की अब जरूरत है। तो सूरज जी, सुजालपुर से निकलकर आना, फिर आईटीआई करना, संघर्ष के दिनों को जीना और उसके बाद बीएचएल भोपाल में जॉब लगना, तो आपके जीवन पर बीएचएल भोपाल का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पर जब आप आए तो आपने जूडो तब खेलना शुरू किया कि चलो मार्शल आर्ट से रिलेटेड गेम है, सेल्फ डिफेंस का गेम है, वो खेला। फिर और आपने लोगों से ट्रेनिंग ली, मतलब ऐसे प्रॉपर कोई कोच आपका नहीं रहा है? ऐसा था कि जब मैंने कोचिंग चालू किया तो मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, पहले मैं जब सीख पाऊंगा तभी मैं बच्चों को सिखा पाऊंगा। जी जी। तो जो भी कोई बाहर कैंप होते हैं, सॉलिड कैंप होते थे, ओलंपिक एक्शन करती थी और जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया कोई भी प्रोग्राम अरेंज करती थी, मैं उसको मिस नहीं करता था। मैं बेंगलोर गया, पटियाला गया, आपका चेन्नई गया, और जो जैपनीज कोचेस थे वो लोग भी आते थे, रशियन कोच आते थे, उन लोग से ट्रेन करके सीख के आता था, या जहाँ से भी मुझे सीखने को मिलता या कोई बुक मिलती थी मैं कुछ मिस नहीं करता। जहाँ भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता था, चाहे डाइट से रिलेटेड होता था, वो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं प्रयासरत रहा, उसी के कारण फिर हमारा रिजल्ट आया। दूसरा ये था कि अपना खुद का भी सोच लगाते कि जरूरी नहीं है जिसने भी कोई टेक्निक नहीं बनाई है या जिसने भी कोई चीजें बनाई है उसने सोचा होगा तभी वो बनी होगी, या उसको बार बार रिपीट किया होगा तो उसने मास्टरी हासिल करी होगी। तो ये मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस मेन है। और कभी कभी मैं अपने नए बच्चे से भी सीखता था, कई बार है जो ऐसी चीजें होती थी स्पोर्ट्स में तो सब अंदर डालता था, ऑब्जर्व करता था, फिर उसके हिसाब से अपने बच्चे को बताता, फिर सिचुएशन देखना पड़ती है। ऐसा नहीं कि इंडिया के बाहर जो ट्रेनिंग हो रही है कोच हो रहा है वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ हम हिंदुस्तान में और हमारे बच्चों में वो चीजें अलग होती है। जैसे जो आपके जो एरिया वाइज भी फर्क पड़ जाता है, जैसे आपका
पहाड़ी इलाका है, वहाँ के बच्चों की मसल्स मजबूत होती है, उनकी कॉफ मसल और लोअर बॉडी बहुत मजबूत होती है, उनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी होती है, स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छी होती है, तो उनके हिसाब से गेम चॉइस करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के जो बच्चे थे हमारे साथ जो थे, उनके बारे में मुझे सब चीज़ पता होती, घर से लगा के सब कुछ, कि कैसा नेचर है, इसकी कमियां क्या है, अच्छाई क्या है, उनके घर से मैं कनेक्ट रहता था, तो हर चीज़ पता करके फिर उसमें जो चीज़ें अच्छी होती थी उसको हम डेवलप करके और फिर हम लोग ने मेडल जीते। तो कई बार ऐसे लोग को हराया बच्चों ने, हमारे खिलाड़ियों ने, कि जो जापान से कोरिया से जीत के आते, ट्रेनिंग करके आते थे, तो बड़ा नाम जाम होता था, लेकिन इन लोगों ने उनको जीतते थे। और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि हमारे खिलाड़ी जिस वजन में जाते थे, लोग वो वजन छोड़ के दूसरे वेट में शिफ्ट हो जाते। तो ये एक कोच की मेहनत है, वो किस तरह से अपने प्लेयर्स को ट्रेन करता है। और सुरेश जी ने जो बेसिक ट्रेनिंग, जैसा उन्होंने बताया कि उतने अच्छे जो कोचेस थे, या उनका काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने स्पोर्ट्स के साथ अपना जुड़ाव रखा, जूडो खेलना शुरू किया। लेकिन 91-92 का समय आया जब उसके पहले वे जॉब में आ गए थे BHL में, तब उन्होंने NIS किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का जो डिप्लोमा है, जो हर खिलाड़ी चाहता है जब वो एक और नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता है कि खेल के बाद क्या, तो कोचिंग सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला वो जॉब रहता है जो सब लोग करते हैं। सुरेश जी, BHL में आने के बाद NIS कोच करने का हाँ, कैसे आपके मन में आया, क्योंकि आप इतने क्योंकि ज़्यादा जब ट्रेनिंग ले मैं चुके थे। BHL में जॉब भी मेरा हो गया था, जी। तो लकीली मेरे को जो मेरा डिपार्टमेंट था, फाउंड्री डिपार्टमेंट मेरा BHL में, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। वो मुझे कभी कुछ बताते नहीं थे कि आपको ये मशीन पे काम करना है, ये करना है। उनको पता था जूडो इसके दिमाग में 24 घंटे सुबह से लगा के रात तक वही चलता था, उस टाइम पे बहुत सवार था। हाँ, हाँ। तो उसी चलते हम लोग जब बच्चे जीतने लगे थे, फिर BHL स्पोर्ट्स क्लब में भी कोचिंग चालू करी, फिर प्लानिंग में टास्क क्लब में भी कोचिंग चालू करी। तो उसके बेनिफिट मुझे फैक्ट्री में भी मिला कि मुझे जॉब नहीं करना पड़ता था, और अधिकतर टाइम मेरा स्पोर्ट्स पर सुबह शाम था। उसी के चलते हुए जब हमारे कुछ लोग साथी थे उस टाइम पे, जब साई का हमारा चल रहा था और भारद्वाज साहब स्पोर्ट्स ऑफिसर थे, तो उन्होंने पूरा BHL के कुछ लोगों को, जैसे संजय श्रीवास हो गए बास्केटबॉल, जय सिंह वगैरह हो गए बैडमिंटन से, और मैं जूडो से, हम लोग को पटियाला भेजा। NIS के। हाँ, BHL के खर्चे से जॉब भी चलता रहा, हमारा खर्चा भी पूरा, वहाँ का फीस वगैरह सब BHL ने दिया। उसके बाद प्रॉपर हमने कोचिंग चालू करे, लेकिन उससे पहले भी हमने रिजल्ट थे, लेकिन करते वही थे, लेकिन पता नहीं होता था कि ये चीजें ऐसे होती है, ऐसे मोटिवेशन होता है, या ऐसा ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जाता था। हम अपने हिसाब से बनाते थे, लेकिन वहाँ से प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से उन्होंने जो सीखा है वो हमने चालू किया, उसी के कारण फिर कंटिन्यू हम लोग करते रहे। दर्शकों, NIS कोचिंग करने के बाद पटियाला से वापस सुरेश श्रीवास्तव जी लौटे, और जो उसके पहले भी उनकी जर्नी थी, वो जैसा उन्होंने बताया कि वो ट्रेनिंग तो कराते थे प्लेयर्स को, रिजल्ट भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उनके प्लेयर्स लेकर आए थे, लेकिन जो एक प्रॉपर कोच रहता है वो बहुत सी चीज़ें सीख कर आता है। हमारे देश में अलग अलग सेंटर हैं, पटियाला में सेंटर है, कैलकाटा में सेंटर है, उसके अलावा बेंगलुरु में सेंटर है, ऐसे अलग अलग जगह NIS के सेंटर हैं जहाँ अलग अलग जो गेम्स हैं उनके जो कोचेज़ हैं वो तैयार किए जाते हैं। और हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी प्लेयर्स आते हैं इन सेंटर्स में, और NIS का जो डिप्लोमा है वो लेकर जाते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक बार फिर से सुरेश श्रीवास्तव जी से उनके आगे के खेल जीवन के बारे में और व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करेंगे।